वेलकम स्टूडेंट। और हम पढ़ रहे थे सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। 11th क्लास केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है और आज होपफुली ये चैप्टर पूरे का पूरा खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास जो लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे बेटा, दैट वाज मोलैरिटी। और मोलैरिटी को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। वहां पे हमने चेक भी किया था कि मोलैरिटी के कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं और क्या क्या होते हैं। वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे वहां पे डिस्कस की थी बेटा। चलो मोलैरिटी से आगे चलते हैं। हम लोग आगे डिस्कस करना शुरू करते हैं। द सेकेंड कंसेप्ट ऑफ कैलकुलेटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन इज मोलैलिटी। वो मोलैलिटी है। उसके बाद फिर हम आज बात करेंगे मोल फ्रैक्शन की, देन विल टॉक अबाउट मास परसेंटेज एंड देन वी विल टॉक अबाउट वॉल्यूम परसेंटेज। और हम पीपीएम और पीपीबी की थोड़ी सी बात कर लेंगे बेटा वहां पे। क्लियर है? नॉर्मेलिटी जो हमारे सिलेबस में नहीं है उसको हम अभी फॉर टाइमिंग डिस्कस नहीं करेंगे बेटा। डन। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। And that is today we are going to start with मोलैलिटी। हम क्या करते हैं बेटा, मोलैलिटी से स्टार्ट करते हैं। तो मोलैलिटी को हम MOLALITY, इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। वी रिप्रेजेंट मोलैलिटी विद स्मॉल m बेटा। स्मॉल m की बात करते हैं और स्मॉल m से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम स्मॉल m की बात करें तो इसका डेफिनेशन देखो क्या होती है बेटा, इसकी नंबर ऑफ moles of solute present in 1 kg of solvent। 1 kg of solvent। देखो यहां पे मोलैरिटी और मोलैलिटी में डिफरेंस क्या है बेटा। देखो सारी की सारी डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन, वहां पे 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन था, यहां पे 1 kg ऑफ सॉल्वेंट है। प्योर सॉल्वेंट 1 kg लेना है एंड देन वी हैव टू डिसॉल्व अ सॉल्यूट इन इट। फिर हमने क्या करना है बेटा, सॉल्यूट इसके अंदर डिसॉल्व करना है। वहां पे क्या कर रहे थे बेटा, हम 1 लीटर सॉल्यूशन बना रहे थे बाय मिक्सिंग सॉल्यूट एंड टेकिंग सॉल्वेंट। डन बेटा। अब देखो वही केस है बेटा सारा कुछ, बस थोड़ा सा चेंजेस है इसमें। चेंजेस क्या है देखो इसमें, हम बात करते हैं चेंजेस की यहाँ पे। तो जब चेंजेस की बात करेंगे बेटा यहाँ पे, तो नंबर ऑफ मोल्स का केस आ गया बेटा। वही नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हम लोग, WB अपॉन MB। बताइए बेटा आपको, हाउ वी विल कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। इट इज WB अपॉन MB की हेल्प से उसको कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा, जिस तरीके से हमने शो कर दिया था यहाँ पे। अब देखो WB अपॉन MB नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका है। तो मोलैरिटी की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, पहला स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू, बेटा इनटू सॉरी इनटू नहीं आएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट लो और उससे डिवाइड कर दो। नंबर ऑफ मोल्स को 1 kg ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड करना है। अब इसको हम इस तरीके से शो कर सकते हैं, n नंबर ऑफ मोल्स एंड WA वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ये आपको याद रखना है कि इन kgs में लेना बेटा। तो दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ मोलैलिटी। ये मोलैलिटी का पहला फॉर्मूला बन गया यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं बेटा हम लोग। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ मोलैलिटी। अब इसी फॉर्मूले के अंदर हम अडेप्टिव फीचर डालते रहेंगे बेटा। कैसे? हम चेंज करते रहेंगे आगे आगे करके बेटा। इनको चेंज क्या करके देखो, मोलैलिटी इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू 1 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया बेटा, एक नया फॉर्मूला। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg है। अगर हमें इसे ग्राम में कन्वर्ट करना हो, क्योंकि आपको पता है ज्यादातर जो कंपाउंड दे रखे होंगे केमिस्ट्री के अंदर दे आर इन ग्राम, तो ग्राम्स के अंदर कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, देन वी गेट WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA इन ग्राम्स। वो ग्राम में आ गया बेटा। तो दिस इज द फॉर्मूला विच वी यूज द मोस्ट। सबसे ज्यादा हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। सबसे ज्यादा क्या करेंगे बेटा, हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। डन। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना,
हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है बेटा व्हेन द सॉल्यूशन इज गिवन। अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट अलग से दे रखा हो तो कोई बात नहीं है बेटा, लेकिन अगर सॉल्यूशन दे रखा हो तो उसमें वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना हमारे लिए अलग केस आता है बेटा। तो देखो हम किस तरीके से वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे यहाँ पे, उसके केस को डिस्कस करेंगे बेटा। वेट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज WA। वेट ऑफ सॉल्वेंट है बेटा, क्या है हमारे पास, WA। अब इस वेट ऑफ सॉल्वेंट को कैलकुलेट करने का तरीका बता रहा हूं बेटा आपको मैं, देखो ध्यान से। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बेटा, ये फॉर्मूला लगाएंगे। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा वहां पे। अब देखो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हमें क्या मिलेगा, D for density of solution, M stand for mass of solution and V stand for volume of solution। अब जो mass of solution है बेटा that is weight of solute plus weight of solvent, इन दोनों के वेट को ऐड करके जो मास आता है बेटा that will be the mass of solution। सॉल्वेंट का सॉल्यूट का वेट एंड सॉल्वेंट का वेट आप लिख भी सकते हो, the weight of solute and the weight of solvent, ये सॉल्वेंट का वेट है बेटा, और दूसरे वाला क्या है आपके पास, सॉल्यूट का वेट। डन बेटा। तो क्या है उस तरीके से आप शो कर सकते हैं, यहाँ पे हमने भी शो कर दिया, देखो बेटा इस तरीके से ये आ गया इस केस में। अब MS इक्वल टू WB प्लस WA का केस अपने यहाँ पे शो कर दिया बेटा। अब यहाँ पे निकालो, देखो बेटा केस कैलकुलेट करो इसका आगे। डेंसिटी का केस तो हमने शो कर दिया, इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब मास भी हमने शो कर दिया केस, ये आ गया केस। अब WA निकालना है यहां से, तो आप क्या करोगे, डेंसिटी इंटू VS, डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस WB, देन यू विल गेट वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट इस तरीके से मिलता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी होगी बार बार, ठीक है बेटा। क्लियर है, चेक करो इसको, 2 मिनट को बेटा होल्ड करो 2 मिनट। देखो बेटा क्लियर है, हम इसी की बात कर रहे थे। DS इंटू VS माइनस WB इज इक्वल टू WA बेटा। तो हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल लिया उस केस से बेटा, इजिली हमने कैलकुलेट कर लिया व्हाट विल बी द वेट ऑफ सॉल्वेंट इन दैट केस। उस केस में वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा वो हमने वहां से कैलकुलेट कर लिया बेटा। डन। अब वो वैल्यू यहां पुट कर दो एंड देन यू विल गेट द आंसर। तो आपको वहां पे आंसर मिल जाता है बेटा। अब देखो बात करते हैं इसके यूनिट्स की। नाउ विल टॉक अबाउट द यूनिट्स ऑफ मोलैलिटी। इफ यू टॉक अबाउट द यूनिट्स ऑफ मोलैलिटी, तो इसमें क्या करते हैं, देखो बेटा हम कहते हैं यहां पे यू कैन राइट स्मॉल m और यू कैन राइट मोलल और यू कैन राइट मोल्स पर केजी। MOL लिखो बेटा, ये सिंबल है मोल्स का, MOL पर केजी। तो इन तीनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो बेटा। यहां पे यूनिट लिखनी हो मोलैलिटी की तो आप इन तीनों में से कुछ भी शो कर सकते हो वहां पे बेटा, ठीक है। तीनों कैसे मैंने आपको बता दिए। अब देखो इसके आगे नेक्स्ट क्या बेटा, इसमें लिखो एक नोट। नोट क्या होता है, देखो हम नोट की बात कर रहे हैं यहां पे, तो विल राइट अ नोट। और नोट में क्या आएगा, देखो मोलैलिटी इज independent of
टेम्परेचर, जो मोलैलिटी है बेटा दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, वो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होती है। ये आपको बात याद रखनी है कि जो मोलैलिटी और मोलैरिटी में अगर आपसे कोई पूछता है कौन सी अच्छी क्वांटिटी है जिसकी हेल्प से हम कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आपको बोलना है मोलैलिटी इज फार फार बेटर देन मोलैरिटी। एंड व्हाई दिस क्वांटिटी इज बेटर देन मोलैलिटी बेटा, मोलैरिटी, बिकॉज मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। अब हम कैसे कहते हैं टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती बेटा, तो उसके पीछे रीजन है, अगर आप मोलैरिटी का एक्सप्रेशन देखोगे तो वहां पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, लेकिन इस केस के अंदर इन केस ऑफ मोलैलिटी वी हैव वेट ऑफ सॉल्वेंट, और जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है या मास जो होता है बेटा दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का मास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इस बात को आप गांठ बांध लो बेटा। क्यों? देखो अगर मैंने कोई 1 kg ऑफ आयरन ले लिया बेटा, मैंने 1 kg ऑफ आयरन ले लिया, अब मैंने उस आयरन को मेल्ट करना शुरू कर दिया, हीट बढ़ाता गया बेटा, तो जब मेल्ट करूंगा उस आयरन को तो क्या होगा, मेल्ट होने के बाद भी उसका वेट कितना रहेगा बेटा, 1 kg रहेगा ना, चेंज तो नहीं होगा, कोई चीज उड़ के नहीं जा रही वहां से। लेकिन अगर आप कोई सोल्यूशन ले रहे हो, लिक्विड स्टेट में ले रहे हो और आप उसका टेम्परेचर बहुत हाई लेवल तक ले जा रहे हो, तो वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हो जाता है बेटा, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा बेटा, मोलैरिटी की वैल्यू वैसे ही कम हो जाएगी। दैट इज वाई अगर आपसे कोई पूछे कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में से कौन सी अच्छी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी हेल्प से हम कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड दैट इज मोलैलिटी। बट हम मोलैरिटी को यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, स्कूल्स लेवल पे, लैब्स के अंदर बहुत कम यूज करते हैं बेटा, क्योंकि वेट निकालना बहुत टेढ़ी खीर है। इस तरीके से वेट को कैलकुलेट करना बहुत टीडियस जॉब बन जाती है। इसलिए हम क्या कहते हैं, हम ये सोच लेते हैं कि हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो पर्टिकुलर सिटी के अंदर कर रहे हैं, एंड द टेम्परेचर ऑफ दैट सिटी और द रूम टेम्परेचर दैट विल रिमेन कांस्टेंट, एंड दैट विल बी इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस बेटा, उसके अराउंड रहता है रूम टेम्परेचर, तो वो हम कहते हैं वहां पे बेटा। डन है? तो ये आ गया आपके पास मोलैलिटी का केस कि मोलैलिटी और मोलैरिटी में कौन सी बेटर है वो, और मोलैलिटी क्या होती है बेटा उसके बारे में बता दिया। चलो अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वाला केस इसके। नाउ वी हैव नेक्स्ट, हम बात करते हैं बेटा इसमें मोल फ्रैक्शन की। नाउ टॉक अबाउट मोल फ्रैक्शन कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है बेटा इसमें। ठीक है, हम क्या करेंगे, नाउ टॉक अबाउट द मोल फ्रैक्शन कि इस केस के अंदर व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन। सेकंड देखेंगे बेटा हम इसमें, तो हम मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे यहां पे। ठीक है बेटा, देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, थर्ड टॉपिक मान लो बेटा मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं काई से बेटा, ये होता है काई, ठीक है, ये कई लोग साई भी बोल देते हैं। डन, काई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और जो काई है यहां पे जो शो कर रहे हैं इसको करली एक्स भी कह देते हैं बेटा, समटाइम वी कॉल इट करली एक्स, करली एक्स भी कह देते हैं बेटा। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो इट्स अ मोल्स, इट्स अ फ्रैक्शंस ऑफ, इट्स अ मोल फ्रैक्शन का मतलब इट्स अ रेशियो ऑफ मोल्स बेटा, इट्स अ रेशियो ऑफ मोल्स, रेशियो ऑफ मोल्स लेंगे बेटा तो विल गेट मोल फ्रैक्शन की वैल्यू मिल जाएगी आपको। कैसे, देखो अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ, सपोज करो सॉल्वेंट निकालना है काई ए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बेटा, हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो काई ए है पहले हम देखेंगे उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितने हैं, जो भी सॉल्यूशन बना रही है वो उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितने शो किए बेटा उसने, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ
मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, तो इसको हम बोलते हैं काई ए। इन द सेम मैनर वी कैन कैलकुलेट काई बी। काई बी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये फॉर्मूला बेटा इसका देखो, इसको भी आप इस तरीके से बोल सकते हो, काई बी दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स बेटा, ये आ गए डन। तो ये फॉर्मूला हमने बना दिया और ये उसकी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है बेटा। अब देखो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर इन एनी सॉल्यूशन if there are two components, then we can write beta sum of mole fraction of solvent plus solute is equals to 1। sum of mole fraction of solute and solvent की वैल्यू क्या आएगी बेटा हमारे पास, that is equals to 1, वो 1 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है ना, अगर आप इन दोनों की वैल्यू को प्लस करोगे दैट वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू 1। अब मैंने यहां पे लिखा है इफ देयर आर टू कंपोनेंट्स इन द सिस्टम, अगर सॉल्यूशन में इन सॉल्यूशन इफ देयर आर टू कंपोनेंट्स देन हम ये अप्लाई करेंगे। अगर वहां पे 3 कंपोनेंट हो गए तो वहां पे काई ए प्लस काई बी प्लस काई सी इज इक्वल टू 1। जितने मर्जी कंपोनेंट हो जाएं उन सब कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन की वैल्यू लो बेटा, उसको ऐड करो एंड उसको इक्वल टू 1 रख दो बेटा। क्लियर है, तो इससे हमें एक बात कंक्लूड करते हैं हम यहां से, एंड दैट इज व्हाट कि द वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ any component in the solution is always lesser than 1, वो हमेशा 1 से कम होगी बेटा। अगर आप याद रखना किसी भी क्वेश्चन को करते हुए अगर आपके पास मोल फ्रैक्शन की किसी भी कंपोनेंट की वैल्यू इफ यू आर गेटिंग दैट वैल्यू मोर देन 1, इसका मतलब आप गलत कर रहे हो। आप चेक करो वहां पे एक बार फिर से, तो आपको शायद आपकी गलती मिल जाए बेटा। वहां पे क्या होगा, इफ द वैल्यू इज मोर देन 1 देन दैट इज रॉन्ग, इफ द वैल्यू इज लेस देन 1 इट मे बी राइट, अगर आपने सही कैलकुलेशन की है। तो ये याद रखना कि मोल फ्रैक्शन के किसी भी कंपोनेंट की जो वैल्यू होगी बेटा दैट इज ऑलवेज लेसर देन 1, वो हमेशा 1 से कम रहती है किसी भी कंपोनेंट की वैल्यू। अब देखो इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं, और मैं मॉडिफिकेशन करके बेटा यहीं पे लिख रहा हूं। देखो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं बेटा हम, सॉल्वेंट WA अपॉन MA डिवाइडेड बाय WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB। इफ द वेट इज गिवन, अगर आपको वेट दे रखा है बेटा तो आप इस तरीके से फॉर्मूला लिख सकते हो, एंड दैट इज इक्वल टू काई ए। इन द सेम मैनर अगर आपको वेट ऑफ सॉल्यूट दे रखा है और उसका मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, वेट ऑफ सॉल्यूट और उसका मॉलिक्यूलर मास, वेट ऑफ सॉल्वेंट और उसका मॉलिक्यूलर मास, दैट इज इक्वल टू काई बी बेटा, वो क्या होगी, काई बी के इक्वल आ जाएगा। काई ए इज इक्वल्स टू काई बी, ये इस तरीके से। व्हेन द वेट इज गिवन, देखो बेटा ये तो मॉडिफिकेशन है, और वो मॉडिफिकेशन आपने सीखी हुई है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वेट, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं, सॉल्वेंट के, तो हमने क्या कर दिया, वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। यहाँ पे किसके हैं बेटा, इस केस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट बेटा, वो कर दिया हमने वहां पे। तो इस तरीके से हम काई बी के इक्वल रख देते हैं वो वैल्यू। तो आपको अगर याद हो इस तरीके से
कि आपको फॉर्मूले दोनों याद हो बेटा, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला क्वेश्चन में यूज करना है। और बेटा एक बात और ध्यान सुन लो, यहाँ पे इस केस के अंदर जो नोट करने वाली बात है वो ये है, मैं लास्ट लाइन को रब कर रहा हूं बेटा यहाँ पे, सो एज आई कैन राइट द नोट ओवर हियर। देखो बेटा मैं क्या कहने वाला हूं यहाँ पे, मैं कह रहा हूं इफ, ये भी याद रखना बेटा नोट में, ये भी NOTE नोट। पहली बात, मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस क्वांटिटी, वो यूनिटलेस क्वांटिटी है बेटा। सेकंड, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर के क्या है बेटा, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, क्लियर है केस। इट इज, मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस क्वांटिटी। बेटा रेशो मोल्स की है, रेशो मास की है, तो मास से मास की यूनिट कट जाएगी और मोल से मोल की यूनिट कट जाएगी, इसलिए इस मोल फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट नहीं होती है, ये यूनिटलेस है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है बेटा। इन द सेम मैनर, जब ये मास के ऊपर डिपेंड कर रही है बेटा, तो मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसलिए मोल फ्रैक्शन हमारे पास क्या है बेटा, वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है। थर्ड केस देखो, इसमें जो बताने लगा हूं आपको मैं, वो आपको याद रखना है इस तरीके से। देखो थर्ड केस कि इफ द मोल फ्रैक्शन value of, if the mole fraction value of one component is calculated, then the other component, then the others component value can be calculated by 1 minus that particular component। अगर आपने काई ए की वैल्यू कैलकुलेट की है तो उसको 1 में से माइनस कर दो, आपके पास दूसरे कंपोनेंट की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपने बेटा काई बी की वैल्यू कैलकुलेट की है, ठीक है, तो काई बी को 1 में से माइनस कर दो, काई ए की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, दोबारा से आपको पूरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। नो नीड टू अप्लाई द फॉर्मूला अगेन इन दैट केस बेटा, कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या करना है आपको, वहां पे 1 में से माइनस करना है बेटा। अगर 3 कंपोनेंट होते हैं तो 2 की मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, और तीसरे की जो निकालनी है उन दोनों की मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 में से माइनस कर दो। क्योंकि हो सकता है बेटा यहाँ पे आपको कॉम्प्लिकेशंस आए, हो सकता है आपको टीडीएस कैलकुलेशन लगे इस केस के अंदर, यहाँ पे जब वैल्यू पुट करोगे या यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे। तो इसलिए अगर 2 कंपोनेंट है और एक की कैलकुलेट कर ली है, तो फॉर सेविंग योर टाइम इन एग्जाम you can just calculate the other components value just by subtracting it by from 1 बेटा, एक में से माइनस करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये बेटा क्या है, हमारे पास मोल फ्रैक्शन का कंसेप्ट है। तो इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन का कंसेप्ट निकालते हैं। अब देखो जो मोल कंसेप्ट है ना बेटा, दिस इज द बेस्ट कंसेप्ट, दिस इज द बेस्ट कंसेप्ट फॉर calculation of concentration because of accuracy। ये बेस्ट कंसेप्ट है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन। और क्यों बेस्ट है बेटा, बिकॉज ऑफ द एक्यूरेसी, क्योंकि इस कंसेप्ट में एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हाई होगी। क्या होती है बेटा, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हाई होती है इस कंसेप्ट के अंदर, ठीक है। लेकिन लैब्स के अंदर मोल फ्रैक्शन में कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहां पे जब 1 में से माइनस करोगे ना बेटा किसी की वैल्यू, किसी भी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू, हो सकता है आपके पास 0.2350897 आई हो, तो जब 1 में से माइनस करोगे तो उसको माइनस करते हो आपको बहुत लंबी कैलकुलेशन लेनी पड़ती है, और कैलकुलेशन क्या होती है, टीडीएस हो जाती है बेटा।
इसलिए जनरली हम इनका यूज नहीं करते हैं, बहुत कम करते हैं लैब्स के अंदर मोल फ्रैक्शन का। किसी इनडायरेक्ट मेथड से यूज करते होंगे इनका टू कैलकुलेट समथिंग अदर, सम अदर कंपोनेंट बेटा, टू कैलकुलेट सम अदर कंपोनेंट वहां पे यूज करते होंगे। अदरवाइज हम मोल फ्रैक्शन का यूज लैब्स के अंदर बहुत कम करते हैं बेटा, या ना के बराबर करते हैं, या आप बोल सकते हो करते ही नहीं। आपके लेवल पे तो बिल्कुल नहीं करते बेटा, ठीक है। तो बस आपको थ्योरेटिकली फॉर्मूले पता होने चाहिए, और इन फॉर्मूले के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी कंपोनेंट की बेटा, ठीक है। अब देखो ये केस हो गया। अब देखो नेक्स्ट बेटा, 2 मिनट रुको बेटा, इसको रब करना है मुझे। देखो बेटा, नेक्स्ट क्या कंपोनेंट्स है हमारे पास, उसकी बात करते हैं बेटा। देखो कौन कौन से फैक्टर बचे हैं हमारे पास, नेक्स्ट वो देखते हैं। दिस इज द थर्ड फैक्टर। देखो बेटा, अब नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है यहां पे। अगर नेक्स्ट कंसेप्ट कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तो हमारे पास क्या वैल्यू बनती है, चेक करो। अब तो छोटे छोटे कंसेप्ट बचे बेटा आपके पास। दैट इज फोर्थ, मास परसेंटेज। ये आपको करा चुका हूं बेटा मैं। ये क्या होती है, जिस भी एलिमेंट की या एटम की मास परसेंटेज निकालनी है, उसका मास ऊपर लिखो, मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो इसका मतलब मास परसेंटेज ऑफ ए आ गया बेटा। ये अगर सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट है, इफ वी हैव 2 कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, तो इस तरीके से एक कंपोनेंट की हम क्या कर सकते हैं बेटा, मास परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। इन द सेम मैनर मास परसेंटेज बी की निकालनी हो, तो मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये आ गया 100। क्लियर है केस। तो ये केस बन गया बेटा, मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन एंड मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसमें भी जो याद करने वाली बात है बेटा, पॉइंट टू बी रिमेंबर है, ये भी यूनिट लेस क्वांटिटी है, यूनिट लेस क्वांटिटी। डन। सेकेंड, इट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मास इन्वॉल्व है बेटा, इसलिए ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो ये केस दोनों याद रखना बेटा, कि कौन कौन सा हमने बताया कि ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, एंड द सेकेंड वन इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के ऊपर इंडिपेंडेंट होती है बेटा, से इंडिपेंडेंट होती है। अब देखो फिफ्थ, वॉल्यूम परसेंटेज। इफ यू कैलकुलेट वॉल्यूम परसेंटेज, तो वॉल्यूम ऑफ ए कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 बेटा। देखो वही है ऊपर वाला केस। इसका मतलब वॉल्यूम परसेंटेज किसकी निकाल रहे हैं हम लोग, ए कंपोनेंट की। इफ यू वांट टू कैलकुलेट वॉल्यूम परसेंटेज of B component, then volume of B divided by total volume of
सॉल्यूशन इनटू 100, ये केस आ गया देखो बेटा, डन। तो दोनों के दोनों केस बता दिए हमने। वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालोगे? अब जो वॉल्यूम परसेंटेज है बेटा, इट इज आल्सो यूनिटलेस क्वांटिटी, यही देता हूं बेटा मैं, ये भी यूनिटलेस क्वांटिटी है। सेकेंड, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है बेटा, क्योंकि वॉल्यूम इन्वॉल्व है ना। और चार्ल्स में क्या कहता है, अगर किसी भी चीज का वॉल्यूम इन्वॉल्व है तो हम कहते हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम क्या होता है बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है तो क्या होगा, वॉल्यूम कम या ज्यादा हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। इसलिए हम बोलते हैं कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कंसेंट्रेशन, इस केस के अंदर हम क्या बोलेंगे बेटा कि ये केस जो है वहां पे चेंज होता रहता है बेटा, डन। अब देखो सिक्स्थ, दैट इज फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, कैपिटल एफ से। इट इज सिमिलर टू मोलैरिटी, बस एक ही डिफरेंस है, वो बता दूंगा बेटा मैं आपको, ठीक है। वो क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉर्मूला यूनिट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। जस्ट लाइक फॉर्मेलिटी है बेटा, ये जस्ट लाइक मोलैरिटी है, सॉरी दिस जस्ट लाइक मोलैरिटी। तो फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ठीक है। अब यहां पे अंतर क्या है बेटा? अगर आप किसी भी आयनिक कंपाउंड की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना चाहते हो, आयनिक कंपाउंड्स कंसंट्रेशन ionic compounds concentration is calculated by this method, ठीक है बेटा। यहां पे देखो बेटा मैंने क्या लिखा है, MB लिखा है ना, तो यहां पे आप MB की जगह यू कैन राइट इट FB। इसका मतलब होता है फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, FB फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहां पे मोलर मास के लिए हम फॉर्मूला मास लेके चलते हैं बेटा, और ये आयनिक कंपाउंड्स के लिए एप्लीकेबल होती है। और इसकी यूनिट्स की बात करें हम लोग तो इसको बोल देते हैं फॉर्मल, या कैपिटल F लगा दो बेटा, ठीक है। तो फॉर्मल लिख दो या क्या कर दो, कैपिटल F लगा दो। तो ये फॉर्मेलिटी का केस आता है बेटा, और ये भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर में क्या करेगी बेटा? डिपेंड करेगी, डन। क्लियर केस बेटा? तो ये आपको याद रखना है कि जो फॉर्मेलिटी है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है बेटा। क्लियर हो केस ये वाला? तो इस तरीके से आपको फॉर्मेलिटी का केस भी याद रखना है यहां पे बेटा, ठीक है। अब वेट करो बेटा 2 मिनट, मैं भी आया। देखो बेटा, वेलकम बैक बेटा। इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर के ऊपर क्या करती है? डिपेंड करती है। इस तरीके से बेटा जो हम शो किया हुआ है यहाँ पे, इस तरीके से क्या कहते हैं हम, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी ये वाली, बिकॉज द वॉल्यूम इन्वॉल्व इन दिस केस। क्योंकि इस केस में वॉल्यूम क्या होता है बेटा? इन्वॉल्व होता है, और वॉल्यूम की इन्वॉल्वमेंट की वजह से वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंसी शो करती है। कौन सी टर्म बेटा? फॉर्मेलिटी, डन। अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म, दैट इज 6th 7th पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन, ठीक है बेटा। इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में PPM,
पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या, देखो बेटा यहां पे नोट कर लो, दिस इज एप्लीकेबल टू, दिस इज एप्लीकेबल टू ओनली डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये डाइल्यूट सॉल्यूशंस के ऊपर एप्लीकेबल होती है, दिस इज एप्लीकेबल टू ओनली डाइल्यूट सॉल्यूशन। बेटा क्लियर है, क्योंकि पार्ट्स पर मिलियन चेक करते हैं। अब कई बार कंफ्यूजन होती है कि 1 मिलियन कितना होता है बेटा, तो 1 मिलियन इज इक्वल टू 10⁻⁶, दिस इज 1 मिलियन। ओके बेटा, याद रखना आपको। अब देखो इसमें कैसे निकालेंगे पीपीएम का केस बेटा, तो देखो फॉर्मूला याद रख लो इसका भी, पीपीएम इज इक्वल टू मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶ बेटा। ये आ गया पीपीएम का केस, इज द केस ऑफ पीपीएम। ये पीपीएम का केस बन गया था इस तरीके से कि मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶ बेटा। तो ये जो होती है बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए एप्लीकेबल होती है। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन से होंगे बेटा, ये नहीं कि जो आपकी लैब के अंदर मिलते हैं। जैसे अगर आपको वाटर के अंदर कंटेमिनेशन चेक करनी है कि वाटर के अंदर कितने इंसेक्टिसाइड हैं, कितने केमिकल्स प्रेजेंट हैं, तो हम पीपीएम में चेक करेंगे। या एयर के अंदर पोल्यूशन चेक करना है बेटा, तो एयर के अंदर पोल्यूशन चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, पीपीएम टर्म यूज करेंगे बेटा वहां पे, क्योंकि वहां पे ऐसा कुछ नहीं होता कि इतने मोल्स प्रेजेंट है। जनरली हम देखते हैं कि कितने वॉल्यूम के अंदर कितनी गैस प्रेजेंट है बेटा, तो दैट गैस इज इन पीपीएम बेटा, पीपीएम में होती है वो। क्लियर है केस, तो वो आ गया बेटा। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट जो है इसी का साथ का ये बेटा पीपीएम की जगह पीपीबी, क्या बोलते हैं बेटा इसको, कॉल इट पीपीबी। देखो बेटा चेक करो उसको भी, पीपीबी क्या होता है। एट्थ, दैट इज पीपीबी, इसको बोलते हैं पार्ट्स पर बिलियन, पर बिलियन। पार्ट्स पर बिलियन का मतलब क्या होगा यहाँ पे, दिस इज, पहले नोट लिख लो इसमें भी कि दिस इज एप्लीकेबल टू वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, एप्लीकेबल टू वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशंस के ऊपर ये एप्लीकेबल होती है। उनकी अगर बहुत ही कम किसी केस के अंदर, किसी कंपाउंड के अंदर जो इंप्योरिटी है या कोई इंसेक्टिसाइड है या पेस्टिसाइड है या कोई पॉल्यूटेंट है, अगर वो बहुत ही कम है, देन वी यूज दिस टर्म पीपीबी, तब हम ये टर्म यूज करते हैं पीपीबी की बेटा। क्लियर है, और पीपीबी में क्या करते हैं यहाँ पे 1 बिलियन इज इक्वल टू होता है 10⁻⁹, बस यही डिफरेंस है, बाकी सब सेम है बेटा। तो क्या आ गया यहाँ पे पीपीबी इज इक्वल टू जिस भी वहां कंपोनेंट का मास निकालना उसका टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁹, ये फॉर्मूला आ गया बेटा। तो ये किसका केस आ गया बेटा, पीपीबी का केस आ गया, पार्ट्स पर बिलियन। तो ये बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए बेटा ये टर्म एप्लीकेबल होती है बेटा। क्लियर है केस। देखिए इसी के साथ जो फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वो खत्म हो गया है। अब नॉर्मेलिटी का एक कंसेप्ट बचा है बेटा। तो नॉर्मेलिटी का कंसेप्ट वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक वीडियो अपलोड कर दूंगा लेटर ऑन नॉर्मेलिटी कंसेप्ट पे, क्योंकि वो एक वीडियो पूरा एक टाइम कंज्यूम लेगी बेटा, 1-1.5 घंटे की वीडियो होगी और उसमें तब जाके नॉर्मेलिटी कवर होगा। मेरी तरफ से ऑफिशियली ये चैप्टर बेटा क्या हो गया, क्लोज हो गया, खत्म कर दिया है। ठीक है,
इससे ज्यादा कुछ है नहीं। अब हम 2 दिन लाइव क्लास के अंदर जो हम क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा, लाइव क्लास पे इन सब फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर न्यूमेरिकल डिस्कस करना शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।